बहुत समय पहले की बात है। जंगल के बगल में एक गांव है। इस गांव में प्रकाश नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी जानकी और बेटी सोनी के साथ रहता था। प्रकाश हर रोज जंगल में लकड़ी लेने जाता और शाम को लौटता था। वह बाजार में लकड़ी बेचकर गुजारा करता था। एक समय बारिश का मौसम है। बारिश के कारण प्रकाश ने अच्छी कमाई नहीं की। फिर एक दिन, सुनो जी, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा, और तब हमारे मासूम बच्ची का क्या होगा। हाँ जानकी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा कमाई नहीं हो रहा। प्रकाश और जानकी यही सोचते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह प्रकाश जल्दी उठता है और जंगल चला जाता है ताकि काम जल्द पूरा कर सके। लेकिन जैसे ही वह अपना काम शुरू करता है, अचानक जोर से बारिश होने लगी। प्रकाश एक पेड़ की ओर दौड़ता है और वहीं बैठ जाता है। फिर से जोरदार बारिश हो रही है। लगता है आज भी मुझे खाली हाथ घर जाना होगा। हे भगवान, क्यों इतने कठिनाइयाँ दे रहे हैं मुझको? घर में तो कुछ सामान नहीं है। अब मैं जानकी को क्या कहूँ? इस तरह सोचकर प्रकाश इधर उधर देखता है। अचानक प्रकाश की नज़र पास की एक गुफा पर पड़ी, जहाँ से बहुत रोशनी आ रही थी। अरे यह केवल गुफा है, लेकिन यह इतना रोशनी कहाँ से आ रही है? वहाँ जाकर देखती हूँ एक बार। यह कहते हुए प्रकाश गुफा की ओर चला। अचानक वह एक विचार में पड़ा। अगर इस गुफा में कोई जंगली जानवर है तो कैसे? नहीं, मैं धीरे धीरे चलकर देखती हूँ कि यह क्या हो सकता है। प्रकाश धीरे धीरे गुफा में चला गया। वो इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ नहीं मिला। अचानक उसे गुफा में कुछ आता हुआ सुनाई देता है। प्रकाश तुरंत एक चट्टान के पास छिप जाता है। प्रकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब उसने गुफा के अंदर दो सांपों को आते देखा। अचानक वो दोनों सांप इंसान में बदल गई और आपस में बात करने लगी। स्वामी, एक बार हम नागमणि को देखते हैं, अगर यह सुरक्षित है या नहीं। मेरा मन बहुत विचलित हो रही है। यहाँ नागमणि को रखना ठीक नहीं है। अगर कोई भी इंसान इसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुमको पता है ना, ये नागमणि कुछ भी देने का बहुत शक्ति रखती है। हाँ नाग रानी, नागमणि सुरक्षित है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बारिश का मौसम है ना, इसलिए हम ये गुफा में ही सुरक्षित होंगे। जल्दी ही हम किसी और जगह पर जाएंगे। ठीक है स्वामी। नागराज उस मणि को एक छेद में रखता है और उसे एक पत्थर से ढक देता है। चट्टान के पीछे प्रकाश सब कुछ सुनकर हैरान हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों सांप फिर से बाहर निकलते हैं। प्रकाश धीरे धीरे बाहर आता है। वह मणि को छेद से बाहर निकालता है और कहता है, नागमणि, कृपया मुझे कुछ सोना दे दीजिए ताकि मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं। अचानक सोना और हीरे से भरा हुआ एक डिब्बा प्रकाश के सामने प्रकट हुआ। प्रकाश उस डिब्बे को देखकर हैरान हो जाता है। जल्दी ही वो डिब्बा लेकर प्रकाश गुफा से बाहर आया और घर की ओर चला। जानकी जल्दी आओ, ये देखो सोना। अब हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हम अमीर बन जाएंगे। अरे वाह, इतना सारा सोना और हीरे, ये तुझे कहाँ मिली? तब प्रकाश जानकी को सब कुछ बताते हैं। जल्दी ही प्रकाश अमीर बन जाता है और खुशी से रहने लगी। ये सब देखकर प्रकाश के पड़ोसी लोग बहुत हैरान हुआ। उनके एक पड़ोसी श्याम बहुत लालची है। अरे भाग्यवान, मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना चमत्कार कैसे हुआ? कल तक प्रकाश का परिवार बहुत गरीबी में है, फिर अचानक वो लोग अमीर कैसे बन गई? कुछ तो है, पता लगाना ही होगा।
हाँ, भगवान के कृपा से हम अच्छा ही है। तू तो कभी किसी को मदद तो नहीं किया, अब क्यों दूसरों की चिंता करते हो? चुप कर पगली, और काम करो, बड़ी आ गई कहने वाला। फिर श्याम प्रकाश से बात करने जाता है। अरे श्याम जी आओ, कैसे हो? हम तो ऐसे ही है, तू तो बहुत अच्छे लग रहे हो। लॉटरी लग गया क्या? जरा हमको भी बता लो भाई। अरे श्याम जी, अब तुमसे क्या छुपाना, बस समझ लीजिए कि लॉटरी ही मिल गई। फिर प्रकाश श्याम को सब कुछ बताते हैं। श्याम वो सब सुनकर हैरान हो जाते हैं और उसको लालच आ गई। मन ही मन वह बहुत खुश हुआ। ओहो, फिर ये तो असली राज है, मुझे भी जल्दी ही वहाँ जाना चाहिए। फिर श्याम घर चलते हैं और सारा सच अपनी पत्नी से कहते हैं। देखा, मैंने कहा ना, कुछ तो है। अब मैं भी उस गुफा के पास जाकर ढेर सारा सोना लेकर आते हैं। नहीं नहीं श्याम जी, ऐसा कुछ मत करो। हमारे पास जो है उससे हम खुश हैं। लालच अच्छा नहीं होता। कहीं वो सांप ने तुम्हें काट लिया तो मेरा और हमारे बेटे को क्या होगा? तू तो बेकार में चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाएंगे। उसकी पत्नी की ना सुनकर श्याम उस गुफा की ओर चल पड़ी। दूसरी तरफ नागराज और नागरानी मणि को बाहर देखकर चौंक जाते हैं। ये नागमणि बाहर कैसे आया? मैंने कहा ना, ये जगह ठीक नहीं है। कोई तो आया इस गुफा में। हाँ देवी, तुम ठीक कह रही है। कहीं उन लोगों ने नागमणि चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना? वो लोग कभी भी फिर से इस गुफा में आ सकते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। इसी बीच श्याम गुफा के पास पहुंचते हैं। हाँ, यही वो गुफा होगा जो प्रकाश ने बताया। गुफा से आते हुए रोशनी को देखकर श्याम खुश हो जाता है और बिना सांप के बारे में सोचकर गुफा के अंदर चल पड़ी। देखो, कोई इस तरफ ही आ रहे हैं। हाँ देवी, वो जो कोई भी हो, जैसे ही वो मणि की तरफ आते हैं, हम उन पर हमला करेंगे। श्याम नागमणि देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही वो मणि लेने की कोशिश की, अचानक नागराज उसे काट लेता है। तो दोस्तों, हमें किसी भी चीज पर लालच नहीं करनी चाहिए। कुकू टीवी में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नागपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव का मुखिया ठाकुर बहुत ही दयालु और नेक इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता है जो उनके पास आते थे। उनकी एक ही बेटी है जिसका नाम तुलसी है। तुलसी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मुखिया ने तुलसी को बहुत प्यार करता था। खा लो बेटी, मेरी अच्छी बेटी है ना, थोड़ा सा और। बस पिताजी। अरे भैया, यह क्या, तुम्हारी उम्र हो गई है, बेटी भी बड़ी हो गई है, फिर भी तुम उसे इतना लाड कर रहे हो। इस काम के लिए एक औरत मैं भी तो हूँ। मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया होता। हाँ, पर बच्चों को माँ बाप से ज्यादा प्यार और कौन दे सकता है। बहनोई जी, आपके बचपन के दोस्त मोहनलाल के बेटे सुमन ने कुछ लोगों को भेजे हैं आपसे बातें करने के लिए। अच्छा, चलो चलते हैं। नमस्कार मुखिया जी। नमस्ते, क्या बात है, बोलो। जी, बात यह है कि सुमन के पिता ने मरने से पहले कहा कि उन्होंने आपसे कुछ जमीन खरीदी थी, लेकिन अभी तक उस जमीन उनके नाम पर रजिस्टर नहीं हुई। झूठ बोले तो अच्छा नहीं होगा। सुमन के गुजर गए पिता मेरे दोस्त और सुमन मेरे बेटे जैसे हैं। सुमन के पिता ने जमीन के लिए कुछ पैसा नहीं दिया। सुमन से कहो कि मुझसे बात करें और साबित करें कि उसके पिता ने पैसे दिए हैं। उसको अपनी लोगों की परवाह नहीं है। अपनी बेटी और सुमन को मैंने ही पाला था। दोनों की शादी करने का फैसला भी किया था, लेकिन थोड़ी सी जमीन के लिए मुझसे झूठ बोलने लगी।
क्यों जी, भाई साहब कह रहे हैं इन्हें पैसे नहीं मिली, सुमन के पिता ने इनको पैसे दिए थे, यह तो सच है। फिर वो रुपया हवा में उड़ गई या पानी में बह गए? अरे सुन, उन्होंने पैसे दिए थे वह सच है, लेकिन रुपया इन्हें हाथ नहीं आई यह भी सच है। बीच में रहकर उन रुपयों को गायब करने वाला मैं हूँ। अगली सुबह अचानक मुखिया की मृत्यु हो जाता है। तुलसी बहुत रोती है। उस बेचारी का अपना कहने वाला तो सिर्फ यह बुढ़ा था, अब वह भी चला गया। अब उसकी जिंदगी हमारी है, जायदाद भी हमारी है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तब से तुलसी की चाची और चाचा उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते रहते हैं। फिर एक दिन, सुनो, आज चंद्र ग्रहण होने वाला है, तालाब में जाकर स्नान करना है, पूरा तैयारी करो। जी चाची जी, मैं अभी करती हूँ। रात हो जाती है। वो तीनों तालाब की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ गांव के पास जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहते थे। ग्रहण की वजह से उनकी सारी शक्तियां दूर हो जाती और एक मामूली सी नागिन बनती है। जैसा वह चल रहा है, अचानक वह आग में चारों तरफ से फंस जाती है। तुलसी उस नागिन को देखते हैं और तुरंत मदद करने के लिए उसके पास जाती हैं और नागिन को आग से बचाती है। क्या जरूरत थी आग के पास जाने की? इतना शौक है मरने का, बोलो। पहले ओ सब जायदाद तो हमारे नाम करो, तब जाके मरो, समझी? तुलसी बहुत रोती है। ये सब बातें सुनकर इच्छाधारी नागिन हैरान हो जाती है। इस बीच ग्रहण पूरा हो जाता है और नागिन उसके असली रूप में आती है। मैं तुम्हारी यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी तुलसी, मैं जरूर तुम्हारी जीवन में खुशियां लाती हूँ। कहाँ है वह हीरे की अंगूठी? कहाँ छुपाई तूने? वो तेरे पास नहीं, बल्कि हमारे पास होना चाहिए। अरे बागवान, क्यों इस बेचारे को परेशान करती हूँ? बच्ची की जान मत ले बेटी, इतना अन्याय मैं नहीं देख सकता। कृपया बताइए ना, अंगूठी कहाँ है? नहीं, वो अंगूठी मेरी माँ की है, मैं नहीं दूंगी। नहीं देंगे मतलब? तभी अंगूठी तुलसी से गिर जाती है और उन दोनों अंगूठी देखकर खुश हो जाते हैं और उसे लेने के लिए अंगूठी के पास जाते हैं। अचानक नागिन ने अंगूठी को घेर लिया और वो दोनों नागिन को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे यह सांप कहाँ से आई? मारो इसे, मारो। बचाओ हमें, बचाओ। तुलसी उठो। आप कौन है? मेरा नाम नागरानी है, मैं तुम्हारे रिश्तेदार हूँ, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मौत भी मेरे करीब नहीं आती, लेकिन मेरा हाल पूछने वाली भी तो कोई है, मुझे विश्वास नहीं हो रही है। पगली, भगवान हमेशा अच्छे लोगों को साथ होती है। ये लो तुम्हारी माँ की अंगूठी। तुम जानती हो आपके बारे में सोचने वाले अपने लोग भी हैं। सच? कौन है वो लोग? बताती हूँ तुलसी, जल्दी ही वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे। अगले सुबह तुलसी मंदिर जाते हैं और लौटते हैं। बेटी तुलसी, मेरे पास आओ, गरम गरम समोसे खिलाते हैं, बैठो। बेटी, यह तुम्हारा ही घर है, ये सब हमें खाएंगे तो अच्छे बात है क्या? बोलो, इसलिए ये सब तुम्हारे लिए बना रहे हैं। ये सब मेरे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए, क्योंकि आज तुम मेजर बन गए हो। हे सुनो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी की खाने के बाद ही हम कुछ खाएंगे। अरे देखती क्या है, गरम समोसे निकाल के बेटी के हाथ पे रख देना। कहाँ घूमने गई हो? तुम्हें बाहर जाने की मना किया था ना, फिर भी तुम क्यों गए थे? अरे बस करना, अब यह छोटे बच्ची नहीं है, आज से यह तो मेजर हो गए हैं। देखो तुलसी जी, जल्दी ही इन कागजों पर अपनी दस्तखत कर दो। ये क्या है? इसमें लिखा है कि तुम्हारी सारी जायदाद हमें दे रही हो। 1 घंटे के अंदर इन कागजों पर दस्तखत कर दे, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे तेरे पिता के पास पहुंचा दूंगा। अब उस लड़की को कोई नहीं बचेगा। अरे मर गया रे मेरे सिर। हाँ, मेरे सिर। अरे ये क्या हो गया हमारे साथ? जरूर ये कुछ भ्रम होगा।
दूसरी तरफ सुमन गांव आता है। उनकी दादी सुमन के लिए दुल्हन की तलाश में थी। नागिन एक शादी का दलाल बनकर सुमन के घर जाते हैं। माँ जी, मुझे आपके पोते के लिए एक सुंदर लड़की मिली। अच्छा, कौन है वह लड़की, बताओ। वो लड़की कोई नहीं है बल्कि ठाकुर जी की बेटी। क्या, ठाकुर जी की बेटी? मतलब मेरी होने वाली बहू? यह तो ठीक है, लेकिन सुमन उसके साथ शादी के लिए राजी नहीं होगा। वो बहुत गुस्से में थे। माँ जी, यह सब एक गलतफहमी है, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुखिया जी भी यही चाहते हैं कि सुमन और तुलसी का शादी हो जाए। दादी भी नागिन से सहमत होती है और शादी के लिए हाँ करती है। फिर नागिन तुलसी के पास चलते हैं और कहने लगी, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। तुलसी, जानते हो तुम्हारी मंगेतर कौन है? सुमन, वो सुमन जिसे तेरे पिता ने चुना था। तुलसी की चाचा चाची ने नागिन की बातें सुन लेती है और तुरंत नागिन के पास आते हैं और कहते हैं, तुम अंदर जाओ। है लड़की, कौन हो तुम और क्या बोलने जा रहे हो? नागिन तुरंत उन दोनों को बंदर बनाती है। अरे यह क्या, हमें बंदर कैसे बन गई? इसलिए क्योंकि तुम दोनों बहुत ही बुरा और धोखेबाज है। तुम दोनों ने तुलसी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। नहीं नहीं, कृपया हमें माफ़ कर दो, हम अब उससे कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। हमें एहसास हुआ है, लेकिन हमें फिर से पहले जैसे बना दो। हाँ, मैं तुम्हें पहले जैसे बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। सुमन के पास जाकर तुम लोगों ने जो किया है वो सब सच बताना होगा। हाँ, जरूर बताएंगे। फिर वह दोनों सुमन के पास जाकर सब कुछ बताते हैं। वह यह सब सुनकर चौंक जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। आखिरकार सुमन और तुलसी की शादी हो जाती है। नागिन बहुत खुश महसूस करती है। इस तरह नागिन ने तुलसी की मदद की। तब से सुमन और तुलसी हंसी खुशी रहने लगी। एक बार की बात है, एक पंडित ने तय किया कि वह एक भेड़ की बलि चढ़ाएगा। फिर उसने भेड़ को एक जगह बांधा और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। जब पंडित भेड़ को मारने वाला था तो वह पहले हंसी और फिर रोने लगी। यह देखकर पंडित बड़ी उलझन में पड़ गया। उसने भेड़ से इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछा। तब भेड़ ने उत्तर दिया, कई जन्म पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक पंडित थी और मैंने एक भेड़ की बलि दी थी। उसके बाद से आज तक अनेक जन्मों में मेरी बलि चढ़ाई जाती रही है। आज मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगी, यही सोचकर मुझे हंसी आई। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम भी वही पाप करने जा रहे हो जो कभी मैंने किया था। अतः तुम्हें भी मेरी तरह कई जन्मों तक बलि चढ़ना होगा। इसलिए मेरे मन में दुख हुआ और मेरी हंसी आंसुओं में बदल गई। यह सुनकर पंडित को एहसास हुआ कि भेड़ ठीक कह रही है। फिर उसने भेड़ को आज़ाद कर दिया और तय किया कि वह बलि चढ़ाने के बजाय पूजा पाठ तथा ध्यान द्वारा भगवान को खुश करेगा। उसकी समझ में यह बात अच्छी तरह आ गई थी कि किसी की बलि चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होते। तो दोस्तों, उम्मीद करती है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए घंटी आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।